गोधन न्याय योजना के तहत 3,93,00,000 रुपए की राशि वितरित की। गौठान मैप ऐप का भी किया शुभारंभ। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज 15 निकायों में हो रहा मतदान। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ ही मतदान केंद्रों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक लगाए गए 137 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड टीके। प्रदेश के तापमान में तेजी से गिरावट के साथ ही बढ़ी ठंड। अनेक स्थानों में शीतलहर की स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 3,93,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2,63,00,000 रुपए भुगतान तथा गौठान समितियों को 79 लाख और महिला समूहों को 51 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। अब तक के किसानों को 116 करोड़ से अधिक की राशि की भुगतान की जा चुकी है, 116 करोड़ 63 लाख के। और इसमें 2000 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, 7,800 से अधिक गौठान बन चुके हैं। अभी जो निर्णय लिए हैं, बहुत सारे अब जो पंचायत तो हम लोग पहले प्राथमिकता लिए थे, क्योंकि 11,000 पंचायत हमारे पास है, 7,800 गौठान बन चुके हैं। ऐसे में जो आश्रित गांव के जो गौपालक हैं, जो गोबर विक्रय करना चाहते हैं, उनको भी उस गौठान में गोबर विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि आश्रित गांव के भी जो गौपालक है वो गोबर विक्रय कर सके। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गौठान मैप ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से गौठान में संचालित समस्त गतिविधियों जैसे गोबर खरीदी भुगतान, गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की आय मूलक गतिविधियों के तहत उत्पादित सामग्री, दर और विक्रय की जानकारी मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रुपए की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में गोबर से महिला स्व सहायता समूह बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार कर रही हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज 15 निकायों में मतदान हो रहा है। इन नगरीय निकायों में 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 15 वार्डों में उपचुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। 15 नगरीय निकायों के 370 वार्ड में आम चुनाव के लिए 1000 और उपनिर्वाचन के लिए 15 वार्डों में 35 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 1035 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आम निर्वाचन में 1345 उम्मीदवार और उपनिर्वाचन में 48 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज सुबह 8 बजे से सभी मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान करने की अपील की है। सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें, निर्भीक होकर मतदान करें। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं कि किसी भी मतदाता को मताधिकार करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का जो मामला है उसको भी आयोग ने ध्यान में दिया है। उसके लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है कि किसी मतदाता को ये फील नहीं होगा कि हम मतदान केंद्र पर जाएंगे तो कोरोना का कोई उनको डर होगा या कोई समस्या आएगी, उसका भी इंतजाम किया गया है।
इस दौरान बीरगांव नगर पालिक निगम में हो रहे मतदान में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। सुबह जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से अधिक रही, वहीं दोपहर 12 बजे के बाद महिलाओं की संख्या बढ़ गई। दोपहर तक बीरगांव में 21% वोट डाले जा चुके थे। वहीं भिलाई में 12.7, खैरागढ़ में 22.84, प्रेमनगर में 49.91, नरहरपुर में 53.85, कोंटा में 52.71, भैरमगढ़ में 47.57 और भोपालपट्टनम में 46.17% मतदान किया जा चुका था। कोरिया जिले के 2 नगरीय निकायों बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में भी मतदाताओं की काफी भीड़ सुबह से ही दिखाई दी। स्थानीय विधायक अंबिका सिंह देव ने महलपारा स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मतदान केंद्र में मतदान किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मतदान करने की अपील की। मतदान के दौरान कलेक्टर श्याम धावड़े और एसपी संतोष सिंह लगातार निगरानी और निरीक्षण कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में भी सभी आयु वर्ग के लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। यहां भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान की प्रक्रिया जारी है। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों से 56 प्रत्याशी मैदान में हैं। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना आगामी 23 दिसंबर को होगी। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 137 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 15,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 8,077 रोगी स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 98.39% हो गई है। अब तक 3,41,87,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 6,563 कोविड के नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय लगभग 82,000 लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित रोगियों का 0.24% है। ये पिछले मार्च के बाद सबसे कम है। मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में जांच क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। अब तक 66 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 145 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड के टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगभग 18 करोड़ टीके बचे हुए हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में 11,183 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 21 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.09% है। इस दौरान प्रदेश के 22 जिलों में कोविड संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। जांजगीर चांपा जिले में 3 वाहनों को धान का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। इन वाहनों से 470 बोरी धान जब्त किया गया है। पामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है। एसडीएम करुण डहरिया ने बताया कि अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने टीम बनाई गई है, जो क्षेत्रों में जाकर कार्रवाई कर रही है। इस बीच कमरीद गांव में मास्ता गाड़ी में ले जाते 140 बोरी धान को जब्त किया गया है। इसी तरह कोड़ाभाट भुई गांव के मुख्य मार्ग में 180 बोरी धान को वाहन के साथ पकड़ा गया। वहीं रसौटा गांव में ट्रैक्टर में भरकर ले जाए जा रहे 150 बोरी धान पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान धान का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आज पामगढ़ तहसील के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों के निरीक्षण के दौरान जो है 2 माजदा एवं एक ट्रैक्टर में धान का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाया गया। संबंधित से जो है दस्तावेज के संबंध में पूछताछ किया गया, लेकिन उसके द्वारा जो है किसी प्रकार का दस्तावेज जो है प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात जो है तीनों वाहनों को जब्त करके थाना पामगढ़ के जो है सुपुर्द किया गया एवं मंडी निरीक्षक और फूड इंस्पेक्टर और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को अग्रिम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों राज्य शासन द्वारा धान खरीदी की जा रही है। इसके मद्देनजर सीमावर्ती जिलों में पुलिस विभाग द्वारा गश्त तेज कर निगरानी की जा रही है।
प्रदेश के तापमान में तेजी से गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ गई है। अनेक स्थानों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कोरिया में तापमान 3.3 और डूमरबहार में 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर में अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान में इस कमी के चलते उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोल्ड अटैक की स्थिति बनी हुई है। मैनपाट में न्यूनतम तापमान 3 और बलरामपुर में 2.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसके कारण यहां ओस की बूंदें भी जम गई हैं। कबीरधाम जिले के हिल स्टेशन माने जाने वाले चिल्फी में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सर्दी अधिक पड़ रही है। यहाँ कवर्धा शहर के मुकाबले तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक कम है। कवर्धा शहर में रविवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि चिल्फी में ये 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह कोहरा छाने और फूल पत्तियों तथा घास पर ओस जमने से घाटी का सौंदर्य और निखर गया है। वनांचल क्षेत्र में ठंड और अधिक बढ़ गई है। रात और दिन में भी लोग अलाव ताप ठंड दूर कर रहे हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए अनेक जगह जिला प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की हुई है। रायपुर में भी जोनवार अलाव जलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। केंद्र सरकार इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आज़ादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आज़ादी के सफर के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं समाज सुधारक गोविंद गुरु के बारे में। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे समाज और धर्म सुधारक गोविंद गुरु के योगदान के बारे में। उनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा, राजस्थान में हुआ था। उन्हें गोविंद गिरी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश भारत में भील समुदाय को विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोविंद गुरु ने 1899 और 1900 के भीषण अकाल के दौरान भील समुदाय के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया और रियासतों द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचारों को उजागर किया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और शीघ्र इस बात को समझा कि शराब समाज में प्रचलित समस्याओं के मूल कारणों में से एक है। उन्होंने इस बुराई से लड़ने का फैसला किया और इसके लिए 1908 में भगत संप्रदाय की शुरुआत की। गुरु के शिष्य शराब और मांस से परहेज रखते थे। उन्होंने स्वच्छ पद्धतियों को अपनाने और बंधुआ मजदूरी का विरोध करने सहित कड़े नियमों का पालन किया। गोविंद गिरी ने सुनत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की रियासतों और ब्रिटिश जिले पंचमहल में जनजातीय समुदायों से बड़ी संख्या में अपने शिष्य बनाए। उनके सुधार कई रियासतों को रास नहीं आए, क्योंकि शराब की दुकानों से राजस्व कम हो गया और मजदूर मिलना दुर्लभ हो गए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर और दबाव बनाने के लिए उनकी पत्नी और बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1913 में उन्हें बिना किसी मुकदमे के रिहा कर दिया गया और डूंगरपुर राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया। नवंबर 1913 में तत्कालीन ईडर राज्य के शासक द्वारा गोविंद गुरु को पकड़ने के प्रयास के बाद गुरु और उनके अनुयायियों ने मानगढ़ में एक सुरक्षा ठिकाना कायम किया। 17 नवंबर 1913 को रियासतों की सेना ने उन पर हमला किया, जिसमें कई भील मारे गए और गोविंद गिरी और उनके लेफ्टिनेंट धीरजी पुंजा को पकड़ लिया गया। गोविंद गिरी को शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। हालांकि उन्हें 1919 में हैदराबाद की जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। कई रियासतों में उनके प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई थी। गुरु की मृत्यु 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के वर्तमान पंचमहल जिले के लिंबड़ी के पास काम्बोई में हुई थी। हम भारत के इस महान देशभक्त को नमन करते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।